और इसका फोर्थ क्या था, पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर किए थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या था, अगर हम किसी से पूरा राइट ले रहे हैं, उसका सामान ले रहे हैं, तो फिर हमको उसका जो खर्चा है, उसका जो कंडीशन है, वो भी फुलफिल करना होगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। सेकेंड है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 41। सेक्शन याद रखना होगा, इसका सेक्शन था 35 और अभी इसका सेक्शन है हम लोगों का 41। तो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट क्या है? देखो, एक फादर थे, जो फादर थे उसका एक बेटा था। तो फादर एक उस प्रॉपर्टी के, मतलब सोचो एक घर था, तो उस वो जो फादर था उसके पास जो घर है वो उस घर का रियल ओनर है, ओरिजिनल ओनर है। और उसका जो बेटा है वो उसका ऑस्टेंसिबल ओनर है। ऑस्टेंसिबल ओनर का, ऑस्टेंसिबल वर्ड का मतलब होता है अपीयर टू बी ट्रू, जो लोगों को लगता है सच बट सच होता नहीं है, सिर्फ सच दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टेंसिबल, जो अपीयर टू बी ट्रू है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो फादर का घर था, उस वो उसका जो बेटा था उसको लगता था मेरे फादर का घर है तो मेरा ही घर है, पापा का घर भी अपना ही घर होता है। तो फादर भी सबको यही बोलता था, अरे हमारा क्या है, सब कुछ तो इसी का है, ये घर भी इसी का है। उसके फादर हर जगह बोलते रहते थे ये घर इसी का है, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, हम लोग का क्या है, ये सब कुछ तो बच्चों का ही होता है, तो ये घर भी इसी का है। उसके पापा हर जगह ये बात बोलते रहते थे। तो सभी कोई को लगने लग गया कि उसका बेटा ही ओरिजिनल ओनर है, मतलब घर असली में उसके बेटे के नाम पे है, मतलब पेपर में ही असली में उसके बेटे का नाम है ओनर की जगह पे। उसका फादर इतनी बार बोलता था और बेटा को भी यही लगने लगा था कि मैं ही इसके रियल ओनर हूँ। और वो ऑस्टेंसिबल ओनर हुआ क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये इसका ओनर है। तो क्या हुआ, बेटा एक दिन क्या किया, तो एक दिन एक बायर आया, बायर आकर बोला देखो ये घर तो तुम्हारा ही है, तो हम तुमसे ये घर खरीदना चाहते हैं, तो तुम मेरे को ये घर बेच दो। बेटा सोचा हाँ मेरे को भी कौन सा फ्यूचर में इस सिटी में रहना है, हम तो अपना बड़ा सिटी चले जाएंगे जॉब वॉब करने, बाहर सेटल होंगे, यहाँ तो अब हम रहेंगे नहीं, तो ये घर फालतू में हम क्यों रखे, हम बेच देते हैं। वो क्या किया, उस घर को उस बायर को बेच दिया, उस ट्रांसफरी को बेच दिया। तो अब होगा क्या, रियल में ट्रांसफरी जो था उसका हो जाएगा ये घर, या इसका फादर आकर बोलेगा कि अरे हम लोग फिर कहाँ रहेंगे, हम लोग को बेचना ही नहीं था, ये मेरा घर है, हमको नहीं बेचना था, तो हम इसके रियल ओनर है, ये बेटा कैसे बेच सकता है। ट्रांसफर ही बोलेगा आप तो यही बोले थे कि इस घर का डिसीजन यही लेता है, यही इस घर का मालिक है, यही सब कुछ है, तो अब आप कैसे पलट जा रहे हैं, नहीं नहीं हम तो घर खरीद चुके हैं, हम पैसा भी दे चुके हैं। तो अब क्या हो, जो ट्रांसफरर था वो ऑस्टेंसिबल ओनर था, सिर्फ लग रहा था कि वो ओनर है, रियल ओनर था नहीं। कंसेंट ऑफ रियल ओनर एक्सप्रेस और वैलिड। एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्लियरली बोलना पड़ता है कि तुम मेरे को ये दो, हम तुमको ये देंगे। इम्प्लाइड होता है हमें पता होता है कि हम अगर ये कर रहे हैं तो बदले में ये देना ही पड़ेगा। जैसे कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम बस में चढ़ते हैं या ऑटो में चढ़ते हैं, तो हमें पता है कि हम बस में चढ़े हैं तो हमें टिकट का पैसा देना होगा। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है हमारे और कंडक्टर के बीच में। मतलब कंडक्टर बस में चढ़ाने के टाइम पे बोलता नहीं है कि आप इस बस में चढ़ रहे हो बट आपको टिकट का पैसा देना पड़ेगा। वो ऐसे हम लोग गेट पे खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ये हमें और कंडक्टर दोनों को पता होता है कि ये चढ़ रहा है, पैसे देगा। हमको भी पता होता है हम बस में चढ़ रहे हैं, हमको पैसा देना पड़ेगा। और अब अगर हम बस में चढ़ गए, अब हम पहली बार पढ़े चढ़े हैं बस में, हमको कुछ पता नहीं है बस के बारे में, हम पहली बार देखे ये बस क्या होता है, हम चढ़ गए। अचानक से कंडक्टर आया, बोला टिकट का पैसा दीजिए। हम बोले कौन से टिकट का पैसा, बोला आप बस में चढ़े हैं ना तो टिकट का पैसा दीजिए। तो हम बोले कि नहीं हमको तो पता नहीं है, तुम लोग तो पहले से तो तुम बोले नहीं। कंडक्टर बोलेगा सबको पता होता है, बस में आप चढ़ोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बोलना नहीं पड़ता है, वो इम्प्लाइड होता है। और एक्सप्रेस का मतलब है
अगर आज कोई मेरे से पढ़ने आया है, तो अब उसको क्या पता कि हम कितना लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे। तो हमको ये प्रॉपरली उसको सारा बात एक्सप्रेस करना होगा। तो बेसिकली जो रियल ओनर था वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसा भी हो सकता है। इम्प्लाइड था क्यों? क्योंकि वो सबको बोल के रखा था सारा डिसीजन इसी का रहता है। तो सभी को लगा कि जब बेटे का ही घर है, फादर अग्रीड ही है उसके सारे डिसीजन पे, तो ठीक ही है। तो सभी को लगा रियल ओनर का इम्प्लाइड है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है, वो एक्सेप्ट ही कर लेगा। ट्रांसफर वो कंसिडरेशन दे के किया, मतलब ट्रांसफरी ने प्रॉपर पैसा पे किया है। और ट्रांसफरी हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड रीजनेबल केयर, केयर होगा वो। तो जो ट्रांसफरी है उसने मतलब गुड फेथ में ये खरीदा है, वो यकीन कर रहा था कि वही सच है, सन ही उसका रियल ओनर है। तो ट्रांसफर शैल नॉट बी voidable ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफरर वाज नॉट ऑथोराइज्ड। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं होगा। मतलब अब रियल फादर, रियल ओनर आकर बोलेगा कि नहीं नहीं, वो तो हम ऐसे ही बोलते थे, रियल में तो घर मेरे डिसीजन से ही सेल होता, मेरे बेटे के डिसीजन से सेल नहीं होता, तो तुम अपना पैसा वापस ले लो और घर मेरे को दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रियल ओनर ने उसे ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल क्या होता है, इसको कवर किया है सेक्शन 43। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ये है सेक्शन 43। नाउ अब हम लोग फिर से वही एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पढ़ते हैं। जैसे कि अब सोचो, जो फादर था वो रियल ओनर था, और जो सन था वो ऑब्सेन, थोड़ा सा स्पेलिंग, ऑस्टेंसिबल ओनर था। तो अब क्या हुआ, फादर जो था वो हर वक्त बोलता रहता था कि तुम ही, तुम्हारा ये सब कुछ, तुम ही हो इसके ओनर, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम ही। तो लोगों को फिर से लगने लग गया कि भाई इसका बेटा ही सब कुछ है, लगता है घर इसके बेटे के नाम पे ही है। तो एक उसका फ्रेंड बोला, उसका एक बायर आया, और बायर आकर बोला मेरे को तुम्हारा घर बहुत पसंद है, हम खरीदना चाहते हैं, तो तुम एक काम करो, मेरे को ये घर बेच दो। अगेन उसका बेटा सोचा कि कौन सा, हमको इस सिटी में रहना है, रहना तो है नहीं, हमको तो दूसरे सिटी में ही जाके सेटल होना है, फालतू में इस सिटी में एक घर है उसको बेच देते हैं, पैसा आ जाएगा। तो वो क्या किया, जनवरी 2021 में अपने उस फ्रेंड को या फिर बायर को, जो भी ट्रांसफरी था, उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। पर ये डेफिनेटली फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर है। फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर है क्योंकि वो उसका रियल में ओनर है ही नहीं, वो उसको ये बेच ही नहीं सकता। पर अगर यहाँ पे ये फ्रॉड्यूलेंट कब नहीं कहलाएगा, अगर हम ये फ्रॉड्यूलेंट हटा दें, तो क्या होगा, वो उसको बेच दिया, ये उसको रख लिया। अब बेसिकली अगर रियल ओनर बोलता है कि नहीं, ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं, वो घर तो मेरा है, हम तो सिर्फ बोलते रहते थे कि ये इसका है, रियल में रियल ओनर हम ही है, हम तुमको नहीं बेचना चाहते हैं, फिर भी वो घर बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कहता है कि नहीं, तुम ही सबके मन में इमेज बैठाए थे, इसको ऑस्टेंसिबल ओनर तुम ही बनाए थे, तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बिक गया। पर अगर ये, पर रियल में उस टाइम भी ये फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर ही था, अभी भी ये फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर ही है, पर ये ट्रांसफर ही उसको प्रॉपर्टी बैक नहीं देगा। तो अब क्या, ये इसको जनवरी में ट्रांसफर किया, रियल ओनर कोइंसिडेंट जून 2021 में डेथ कर गया। ये इसके साथ ना 2000 जनवरी में ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया था, रियल में घर दिया नहीं था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये घर हम तुमको बेचेंगे, हम तुमको ये बेचेंगे, हम तुमको पूरा हैंड ओवर कर देंगे 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद, मतलब जून में हम तुमको, ये जनवरी में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तुमको ट्रांसफर कर देंगे। कब? 6 महीने के बाद, लाइक मतलब यहाँ पे लिख लो आफ्टर 6 मंथ्स। वो वाले केस में वो तुरंत बेच भी दिया था, इसमें बोला था हम 6 महीने के बाद तुमको बेच देंगे। ट्रांसफर ही बोला था ठीक है, उसको पैसा भी दे दिया था। और
पेपर वर्क करने में और बहुत सारी चीज में ताम झाम लगता है। इसमें बोला था 6 महीना बाद तुमको पूरा साइन करके ओनरशिप दे देंगे। कोइंसिडेंट आफ्टर 6 मंथ्स इन द मंथ ऑफ जून उसका रियल ओनर मतलब फादर डेथ हो गया। तो ऑटोमेटिकली फादर का जो कुछ भी होता है वो सन को मिल जाता है। तो घर ऑटोमेटिकली सन को मिल गया। मतलब जून में जिस दिन उसको ट्रांसफर करना था उस दिन असली में वो उसका ओनर बन गया। मतलब अब वो सिर्फ ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है, वो उसका रियल ओनर भी है। अब सन देख रहा है उस टाइम तो फादर का था, इसलिए उसको उस घर में इंटरेस्ट नहीं था। वो सोचा हमको तो बाहर जाके रहना है, कौन सा इस घर में रहना है, वो बेच दिया था। बट जून में जब उसके पापा का डेथ हो गया है, उसको वो घर अकेले के लिए मिल गया है, तो वो सोच रहा है अब मेरे को नहीं बेचना है, अब मेरे को इस घर में रहना है, अब हम नहीं बेचेंगे। तो वो बोल रहा है कि देखो तब तुम ओनर नहीं थे, हम तुमको फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर कर रहे थे, तो अब हम तुमको घर नहीं देना चाहते, तुम अपना पैसा ले लो, हम तुमको नहीं देना चाहते। यहाँ पे ऑस्टेंसिबल ओनर ही मुकर जा रहा है। मतलब बोल रहा है अब हमको तुमको नहीं बेचना है, क्योंकि अब सन देख रहा है हमको तो घर पे अकेले रहना है, तब तो फादर को रहना था। अब वो देख रहा है उसको खुद को रहना है, तो अब वो डिसीजन चेंज कर रहा है, बोल रहा है हम नहीं बेचना चाहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, रियल ओनर ही बोल रहा है कि वो नहीं बेचना चाहता है और अभी तक घर पूरा पूरी ट्रांसफर नहीं हुआ है, फिर भी उसको ये घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था 6 महीने बाद वो उस घर को उसको दे देगा, और 6 महीने के बाद अब वो उसका रियल ओनर भी है। तो अब उसको इस केस में घर ट्रांसफरी को देना पड़ेगा। भले ये फ्रॉड्यूलेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड्यूलेंट था, बट ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, पर प्रॉपर वो उसको पैसा दिया था। ट्रांसफरी नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफरी ने कैंसिल नहीं किया। अगर बायर ही चाहे तो वो बैकआउट कर सकता है कि नहीं तुम तो मेरे से झूठ बोल के घुस गए थे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में, जनवरी में तो तुम ओनर थे ही नहीं, हमको तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ट्रांसफरी चाहे तो बैकआउट कर सकता है, बट इस केस में ट्रांसफरी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा है। ट्रांसफरर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट दिखा रहा है उस प्रॉपर्टी में, अब बोल रहा है हमको तुमको प्रॉपर्टी नहीं बेचना है। ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ, पर तब ट्रांसफरी तो उसके ऊपर फेथ करके उसे कॉन्ट्रैक्ट किया था जनवरी में। द बेनिफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू ट्रांसफरर ऑटोमेटिकली गोज टू ट्रांसफरी। तो अब ऑटोमेटिकली वो वाला प्रॉपर्टी ट्रांसफरी का ही हो जाएगा। अब जब वो रियल ओनर बन गया है तो वो बैकआउट नहीं कर सकता। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आता है, ये फोर्थ डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर। तो बेसिकली हम लोग अभी तक किए थे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, दूसरा किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, थर्ड किए थे एस्टॉपल, और फोर्थ कर रहे हैं अभी फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर। इसका सेक्शन है 53। अब इसमें होता क्या है, एक क्रेडिटर है एक डेटर है। जो क्रेडिटर है उसको पैसा मिलने वाला है। मतलब क्रेडिटर जो मतलब अगर तुम मेरी क्रेडिटर हो तो हम तुमको पैसा देंगे, और हम तुम्हारे डेटर है, जिससे हम लोग को पैसा मिलेगा उसको हम लोग डेटर कहते हैं, और जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो जो क्रेडिटर है वो डेटर के पीछे भाग रहा है कि तुम मेरा पैसा दो। क्रेडिटर डेटर को बोल रहा है तुम मेरे को पैसा दो। डेटर का इंटेंशन सही नहीं है, वो उसको देना नहीं चाहता है, पैसा देना, बिजनेस किया था दोनों आपस में। क्रेडिटर बोल रहा है डेटर को कि तुम मेरे को पैसा दो, डेटर बोल रहा है नहीं हमको तुमको पैसा नहीं देना है। तो क्रेडिटर उसको बोल रहा है, डेटर बोल रहा है मेरे पास पैसा है ही नहीं, हम दे कहाँ से, मेरे पास है ही नहीं। तो क्रेडिटर बोल रहा है तुम्हारे पास तुम्हारा प्रॉपर्टी है ना, वो बेच के तुम मेरे को पैसा दो। डेटर बोल रहा है कि हाँ प्रॉपर्टी तो है, पर वो हम बेच के पैसा, उसके दिमाग में चल रहा है प्रॉपर्टी तो है पर वो बेच के हम उसको पैसा नहीं देंगे। तो डेटर का इंटेंशन सही नहीं है। वो क्या किया, वो समझ गया कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी हुआ तो ये मेरे से वो सारा बिचवा देगा और बेच के पैसा ले लेगा। वो तुरंत क्या किया, अपना सारा प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ट्रांसफर कर दिया।
जैसे वो फ्रेंड्स और रिलेटिव को अपना सारा ट्रांसफर कर दिया, अब डेटर के पास कुछ नहीं है। अब वो पूरा इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअली ऐसे तो फिर हर कोई करके भाग जाएगा, ऐसे तो नहीं लेगा। फिर क्रेडिटर जब भूल जाएगा डेटर को, 1-2 साल के बाद वो सारा अपना प्रॉपर्टी बैक ले लेगा। तो ऐसे तो हर आदमी करेगा। तो क्रेडिटर क्या किया, चैलेंज इन कोर्ट फॉर द ट्रांसफर। तो क्रेडिटर क्या किया, कोर्ट में गया। कोर्ट में जब वो जाएगा तो कोर्ट बोलेगा आप अभी जो इस पीरियड में जो ट्रांसफर किए हैं ना, वो आप बैक लीजिए, बेचिए और इन्हें पैसे दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसी बात को हम नीचे प्रॉपरली लिखे हैं, डेटर ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू डिफीट और डीले क्रेडिटर। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अभी ट्रांसफर किया है, वो गलत इंटेंशन से किया है। वो क्रेडिटर को पैसा नहीं देने के लिए ये ट्रांसफर किया है। तो क्रेडिटर नीड टू प्रूव फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ डेटर। पर ये क्रेडिटर को प्रूफ करना होगा कि अभी देखो मेरा पैसा हम इससे मांग रहे थे, ये मेरे को इतने टाइम से पैसा नहीं दे रहा है। अब ये जब हम इसको बोले अपना प्रॉपर्टी बेच के मेरे को पैसा दो, तो उसी वक्त अपना सारा प्रॉपर्टी दूसरों को ट्रांसफर कर दिया। तो ये फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वैलिड इफ इट इज नॉट चैलेंज्ड बाय डिफीटेड क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर कोर्ट में नहीं जाता है, वो चुपचाप बैठ जाता है, तब डेटर ट्रांसफर कर दिया, ये वैलिड ट्रांसफर ही है। पर अगर इस बात को क्रेडिटर कोर्ट में चैलेंज कर देता है, तब ये इनवैलिड है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फोर्थ पॉइंट लिख दो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड if it is challenged by defeated creditor। अगर वो चैलेंज कर दिया कोर्ट में जाके, तब ये ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।